गुड इवनिंग। फिफ्थ सेमेस्टर टैक्स क्लास में आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट इंटरेस्ट चैप्टर मोरलेस कवर किए थे, कुछ क्वेश्चन छोड़े थे करने के लिए आप लोग को। आई थिंक आप लोग का हो गया होगा इजी चैप्टर, और नहीं भी हुआ तो उतना टेंशन नहीं। हम लोग रिवीजन जब करेंगे, कुछ क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ वो सब कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज जो चैप्टर करेंगे ये भी डायरेक्ट टैक्स का है, लेकिन इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें दो चैप्टर है, कोई भी एक अटेंड करना होगा, दोनों से ही क्वेश्चन देने का चांसेस है। एंड यू हैव टू अटेंड एनी वन क्वेश्चन। तो दोनों चैप्टर में क्या कैलकुलेशन करना है, एक तो इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल्स और एच इन लोगों का इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन, मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ोगे, इसके बाद रिडक्शन एटीसी से एटीयू चैप्टर 6 से वो लेस करोगे, फिर जो टैक्सेबल इनकम आएगा उस पर टैक्स कैलकुलेशन करोगे। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ रिलीफ है, सुपर सीनियर के लिए कुछ और है, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से किए थे। और उसमें न्यू रिजिम है, ओल्ड रिजिम है, इसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करना। हाँ, न्यू रिजिम में कुछ रिडक्शन अलाउड डिसअलाउड हो जाएगा, एड बैक कर लेंगे, ओल्ड रिजिम के हिसाब से कुछ अलाउ किया जाएगा। तो इसमें ना हम लोग को न्यू रिजिम का भी करना होगा, कुछ कुछ तो करना ही होगा इसमें। फोर्थ सेमेस्टर में तो उतना न्यू रिजिम से जस्ट थोड़ा आइडिया लिए थे हम लोग, ठीक है ना। बट यहाँ आपको न्यू रिजिम से टैक्स कैलकुलेशन भी कर लेना चाहिए, बाई चांस अगर दे दे क्वेश्चन ताकि प्रॉब्लम ना हो। बट हम लोग एक चैप्टर जो करेंगे वो फार्म का, मतलब पार्टनरशिप फार्म में टैक्स असेसमेंट, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन ये सीखेंगे। और ये ऑल्टरनेटिवली मिलेगा, तो दोनों चैप्टर में से कोई भी एक, दोनों क्वेश्चन में से एक अटेंड करोगे। हम आपको बोलेंगे फार्म अटेंड कर लो, इसके लिए ना उस न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम कुछ नहीं है, फ्लैट रेट है उस, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट ये कि पीजीबीपी जो सीखे थे, बिजनेस प्रोफेशन फोर्थ सेम में, वो सारा रूल याद रखना। और उसमें जो इनडायरेक्ट मेथड सीखे थे ना, बस वही उसी से ही क्वेश्चन देगा आपको। जो इनकम अलाउड है, डिसअलाउड है, वो सब डिसअलाउड ऐड बैक करते थे ना नेट प्रॉफिट से, या डायरेक्ट मेथड में इनकम सिर्फ एज पर टैक्स रूल और एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एज पर टैक्स रूल माइनस करते थे। ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। तो बिजनेस प्रोफेशन जो फोर्थ सेमेस्टर सीखे थे वही रूल्स फॉलो करोगे। और इसके बाद पार्टनरशिप फार्म है, फार्म तो बिजनेस ही तो कर रहे हैं ना, तो बिजनेस इनकम पीजीबीपी का सेम कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन करते थे वो बिजनेस इनकम आता था, वही इसमें बुक प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ कुछ, और फिर एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे तो बुक प्रॉफिट आएगा। उसके बाद कुछ और कैलकुलेशन करेंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, और टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी, राइट। तो आज का क्लास में हम लोग यही सीखेंगे, फार्म का इनकम कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज चैप्टर हम लोग कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ फार्म। ठीक है, क्या हम लोग कर रहे हैं चैप्टर में, फार्म का इनकम एसेस करना। तो ये लिखते असेसमेंट ऑफ ऑफ फार्म, मतलब पार्टनरशिप फार्म का असेसमेंट, इनकम एसेस करना, टैक्स एसेस करना। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्या बोले, इंडिविजुअल्स का भी इसके साथ दे सकता है, बट बेटर होगा इंडिविजुअल्स में ना ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम बहुत झमेला है, तो बेटर है आप इसको सीख के जाओ ठीक से। हाँ, उसको भी करोगे क्योंकि बाई चांस क्वेश्चन जो इजी रहेगा आपके लिए ऑप्शन मिलेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। यस, तो हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं बिजनेस प्रोफेशन में कैसे करते थे। तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का कॉपी खोलोगे और उसको देखोगे। हम उतना डिटेल्स नहीं लिखेंगे, थोड़ा बहुत हम लिख के देंगे। फर्स्ट इसमें कैलकुलेशन करेंगे टैक्सेबल इनकम ऑफ फार्म। ओके, फिर इसमें टैक्स लाइबिलिटी। तो दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट में टैक्सेबल इनकम फाइंड करोगे, तो फाइंड करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ taxable income of a firm for the assessment year, कौन सा असेसमेंट ईयर, 2024-25 अब लोग का यही रहेगा, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर।
relating to previous year 2023-24, राइट। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म, उनके लिए हम लोग इनकम टैक्स, कितना टैक्सेबल इनकम वो फाइंड करेंगे और फिर टैक्स लायबिलिटी फाइंड करेंगे। याद करो पीजीबीपी इनडायरेक्ट मेथड, बस क्वेश्चन ऐसे ही देता है। उसमें नेट प्रॉफिट लिखते थे, तो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। इसको टैक्स प्रॉफिट में लेके आना होगा। तो हम लोग कुछ डिसअलाउ किए थे, एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए थे ना, यस। मतलब एक्सपेंसेस हम लोग इनकम टैक्स में डिसअलाउ करते हैं, लेकिन अकाउंट्स में इसका अलाउ करते हैं। इस तरह कुछ हम लिखेंगे। ऐड करोगे एक्सपेंसेस disallowed, expenses disallowed as per tax। इसको आप बोल सकते हो रिकॉन्सिलेशन। जैसे रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट में किए थे ना, टैक्स प्रॉफिट से अब कॉस्ट प्रॉफिट से टैक्स, सॉरी कॉस्ट प्रॉफिट से फिनांस प्रॉफिट, फिनांस से कॉस्ट प्रॉफिट। तो इसमें फिनांस से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिनांस से अब टैक्स प्रॉफिट में जाओगे। तो एक्सपेंसेस कुछ टैक्स अथॉरिटी डिसअलाउ करते। तो क्या क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउ करते हैं हम कुछ लिखेंगे। एक तो पेनाल्टी फाइन्स, है ना, पेनाल्टी एंड फाइन्स ये डिसअलाउड होता है। पहले तो पीजीबी में डिटेल्स दिए थे, अब यहाँ उतना डिटेल्स नहीं देंगे। सेकंड, डेप्रिसिएशन, अगर एक्सपेंसेस दिखाया गया था लेस करके तो नेट प्रॉफिट आया था ना, उसको ऐड बैक करोगे, लेकिन अलाउ करेंगे सेपरेटली एज पर टैक्स रूल। याद करो फॉर सम, अलाउड एज पर टैक्स सेपरेटली, ओके। या ऐसे भी कर सकते हो, बोल दिए अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे 50,000, लेकिन टैक्स में 40,000। तो टैक्स से ज्यादा कितना चार्ज किए थे 10,000, तो ओनली 10,000 डिसअलाउ कर दो, बाद में अलाउ नहीं करना होगा। ये कर सकते हो, बट देखना नहीं है कितना पीएल में चार्ज किए थे उसको डिसअलाउ कर दो, पहले ऐड कर लो, फिर एज पर टैक्स रूल जितना हो बाद में अलाउ कर देंगे, वो बेटर रहेगा। नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा कुछ देखना नहीं है, जितना पीएल में था वो डिसअलाउ कर लो और एज पर टैक्स रूल बाद में अलाउ कर लो, राइट। फिर इसमें कुछ और लिख रहे हैं, सप्लायर को पे किए एट ए टाइम कैश ट्रांजैक्शन हुआ था, वो सब लिखे थे ना, उसमें नहीं लिख रहे हम, एक बार हम नहीं लिख रहे, इसको इग्नोर करते। फिर डोनेशन टू पीएम्स रिलीफ फंड एटसेट्रा, उसके लिए तो 80G में डिडक्शन मिलेगा ना, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन पहले तो डिसअलाउ कर दोगे। यहाँ तो बिजनेस इनकम में डिसअलाउ करोगे, राइट। नेक्स्ट डी, और क्या डिसअलाउ करोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउ करेंगे, टैक्स अथॉरिटी अलाउ भी करते हैं, लेकिन फिलहाल डिसअलाउ करेंगे, बाद में लिखो अलाउड सेपरेटली, सॉरी अलाउड सेपरेटली एज पर टैक्स। ठीक है, टैक्स में क्या रूल है उसके हिसाब से अलाउ करेंगे। सेक्शन है सबका, याद नहीं है भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रूल्स याद रखना है। नेक्स्ट एक और चीज डिसअलाउ करेंगे, ई पार्टनर्स रेमुनरेशन। एक्टिव पार्टनर से रेमुनरेशन देंगे ना, कोई सेल्स में इन्वॉल्व है तो कमीशन मिल सकता है, कोई अदर काम करते तो सैलरी, एक्टिव पार्टनर तो सैलरी मिल सकता है। तो पार्टनर्स रेमुनरेशन में सैलरी, कमीशन, बोनस ये सब इंक्लूड करके जो मिला वो आ जाएगा, ठीक है, वो सब इंक्लूड करके रेमुनरेशन पहले डिसअलाउ करोगे। पार्टनर्स रेमुनरेशन कितना पीएल में चार्ज किए थे, चार्ज करते ना, अप्रोप्रिएशन में करते थे, तो रेमुनरेशन ये भी अलाउड सेपरेटली। अलाउड सेपरेटली, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह पेनाल्टी फाइन्स है तो डिसअलाउ करोगे,
फिर आपका डिप्रिसिएशन है, डिसअलाउ कर दो, डोनेशन डिसअलाउ कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउ कर दो, बाद में अलाउ करेंगे। फिर आपका पेनल्टी, सॉरी पार्टनर्स रेमुनरेशन। अच्छा, रेमुनरेशन में क्या क्या आता है एक बार लिख देते हैं। सैलरी, पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर है, सैलरी मिला, कमीशन मिला, प्लस बोनस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जब अब याद करो एक बार सैलरी, उसमें कुछ फैसिलिटीज भी देते थे ना, वो सब मिला के रेमुनरेशन हो जाएगा। तो पार्टनर्स रेमुनरेशन, जितना भी पार्टनर्स है उन लोगों को रेमुनरेशन दे रहे फार्म, तो फार्म के लिए रेमुनरेशन जितना दिए थे वो डिसअलाउ करो बाद में अलाउ करेंगे एज पर टैक्स रूल, राइट। तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड इफ एनी, वो क्या करोगे, ऐड बैक कर लोगे। अब पहले एक्सपेंसेस का पूरा करते हैं। अब एक्सपेंसेस कुछ अलाउ भी किया जाएगा। सर अलाउड तो एक्सपेंसेस माइनस हो गया था, हाँ उसको नहीं देखना। तो कुछ एक्सपेंसेस है जो रिकॉर्ड नहीं है वो अलाउ करोगे, और या ये जो डिप्रिसिएशन बोले ना अलाउ करेंगे, तो अलाउ करेंगे। तो फिर इसमें लेस करेंगे, ओहो ओहो, लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड। ठीक है, लेस एक्सपेंसेस allowed as per tax rule not recorded। टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं एक्सपेंसेस अलाउ होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अगर ऐसा है तो उसको दिखाएंगे, और ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका तो माइनस करके ही तो नेट प्रॉफिट आया था, तो फिर उसको देखना नहीं है। तो ये ध्यान देना, सभी एक्सपेंसेस को अलाउड है मतलब वो यहाँ लिख देंगे नहीं। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए तो सारा एक्सपेंसेस माइनस किए थे। टैक्स अथॉरिटी बोल रहे एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं किया जाता है एक्सपेंसेस, तो इसीलिए इसको ऐड बैक कर लिए। टैक्स मानते नहीं उसको एक्सपेंसेस, तो इसलिए ऐड बैक किया। और फिर इसमें से कुछ एक्सपेंसेस माना जाएगा तो उसको अलाउ करेंगे। जो डिसअलाउ किए ना उसमें से कुछ एक्सपेंसेस लिमिट अप टू सर्टेन एक्सटेंट माना जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, बाद में अलाउ करेंगे। इसमें जैसे बोले थे डिप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल। ठीक है, कितना एज पर टैक्स रूल, और अदर कुछ है जो रिकॉर्ड नहीं था, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस इफ एनी, तो वो भी अलाउ करोगे। रिकॉर्ड नहीं था तो एक्सपेंसेस अलाउ हो रहे। ठीक है, ये लेस कर देना। सर पार्टनर्स रेमुनरेशन बोलो ना अलाउड होगा सेपरेटली, वो आगे करेंगे, फिलहाल इसको एक बार इग्नोर किए। यहाँ ये देख लेना, पार्टनर्स रिलेटेड लास्ट में करेंगे। अब इनकम साइड में कुछ इनकम इसमें इंक्लूड है। टैक्स अथॉरिटी बोलते नहीं ये आपका बिजनेस इनकम नहीं है, वो आपका अदर हेड्स ऑफ इनकम में आएगा। हाँ एक चीज ध्यान देना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, पार्टनर्स के लिए इंडिविजुअली वो उनका सैलरी इनकम उनका इनकम है, लेकिन वो सैलरी नहीं बिजनेस इनकम हो जाएगा। यहाँ से सैलरी तो मिल रहा है लेकिन वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। और लेकिन फार्म के लिए कभी सैलरी इनकम हो ही नहीं सकता है। फार्म कहाँ काम करेगा भाई, फार्म तो बिजनेस कर रहे हैं। तो सैलरी इनकम 5 हेड्स में से सैलरी इनकम फार्म में नहीं आ सकता है, बाकी सारा हेड आ सकता है। फार्म अपना कुछ बिल्डिंग किसी को लेट आउट कर दिए, भाड़ा पे दे दिए, आ सकता है ना। फार्म का कुछ प्रॉपर्टी बेचे, कैपिटल गेन आ सकता है। फार्म कहीं पे डिपॉजिट रखे थे, इंटरेस्ट मिल सकता है। फार्म किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट किए थे, डिविडेंड मिल सकता है। तो अदर इनकम तो आ ही सकता है। तो मतलब रिमेनिंग हेड्स ऑफ इनकम सभी आएगा, वो अदर हेड्स ऑफ इनकम बाद में करेंगे। ठीक है ना। तो टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसमें भी 5 हेड्स ही है, लेकिन एक हेड छोड़ोगे फार्म में, कौन सा हेड, सैलरी छोड़ोगे, तो इसमें अल्टीमेटली 4 हेड हो गया। ठीक है ना। यस, तो हम लोग अभी एक्सपेंसेस देखे थे, अब इनकम देखो। हम लोग पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड किए थे, पीएल से नेट प्रॉफिट, तो उसमें इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड किए थे, उसमें डिविडेंड मिला था वो भी इनकम रिकॉर्ड किए थे या नहीं। यस सर। तो वो सारा इनकम एक्चुअली देखना होगा वो क्या बिजनेस रिलेटेड इनकम या इनका अदर हेड्स ऑफ इनकम में होता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम याद करो, मान लो कुछ रेंट मिला, प्रॉपर्टी भाड़ा पे दे दिए थे, फार्म को रेंट मिल सकता है भाई, फार्म ओनर हो सकता है, तो इस केस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा ना। तो यहां से इनकम में रिकॉर्ड हुआ था रेंट रिसीव पीएल में, तो डिसअलाउ करोगे, तो लेस करोगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड एज पर टैक्स, सॉरी इनकम एक्सपेंसेस तो हो गया था, इनकम डिसअलाउड एज पर टैक्स रूल। ये सारा 4th सेमेस्टर में डिटेल्स किए थे,
थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं तब तो, ताकि आज वो रिकैप हो जाए। बट कॉपी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो इतना जो आइडिया दे रहे हैं इतना से हो जाएगा प्रोबेबली, ठीक है। यस, तो इसमें क्या क्या करोगे, अदर हेड्स ऑफ इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस तो कर ही रहे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या क्या इनकम आता है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, एसेट्स बेच के गेन प्रॉफिट, है ना, ये सब। तो वो पोर्शन आप क्या करोगे, इसमें से लेस कर दोगे। वो इंक्लूड था पीएल में तो लेस कर देना। और कुछ इनकम है लेकिन रिकॉर्ड नहीं था, अलाउ करोगे, ठीक है ना, ऐड कर लोगे इनकम अलाउड। एक चीज, इनकम देखो, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन तो डिसअलाउ किए ना, बाद में अलाउ करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देता है वो पार्टनरशिप के लिए इनकम ही माना जाएगा, वो डिसअलाउ नहीं करोगे। एक चीज ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फार्म के लिए तो इनकम है ना, वो इनकम माना जाएगा, वो डिसअलाउ नहीं करोगे। बट पार्टनरशिप रिलेटेड डेबिट में एक्सपेंसेस जो था, रेम्यूनरेशन, फार्म चार्ज किए, पार्टनर्स कैपिटल, इसमें पहले डिसअलाउ करोगे बाद में अलाउ करोगे। इनकम अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड एज पर टैक्स, बार बार नहीं लिख रहा एज पर टैक्स, ऐसा है कुछ तो इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे, राइट। आफ्टर दैट अगर स्टॉक में एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, वो एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। सिर्फ एडलेस लिख लेते, एड या लेस, फोर्थ सेमेस्टर देख लेना, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक अंडर और ओवरकास्ट। स्टॉक कितना अंडर और ओवरकास्ट वो एडजस्ट करोगे, मोरलेस से बुक प्रॉफिट आ गया, लेकिन थोड़ा सा एक और लेस करेंगे, आ गया। अब इससे एक चीज लेस करेंगे, पार्टनर्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, अब पार्टनर्स रिलेटेड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हम यहां सिर्फ एक चीज लिखेंगे, इसमें नोट में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज लिखेंगे, अलाउड, ये अलाउ हो रहा है, ठीक है, एज पर टैक्स। टैक्स अथॉरिटी क्या बोलते हैं, डीड में होना चाहिए तो इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में है तो अलाउ किया जाएगा, अगर डीड में नहीं है, साइलेंट है, तो अलाउ नहीं किया जाएगा। एक सेकेंड, इंटरेस्ट डीड में कुछ भी परसेंटेज दे दे, लेकिन यह एक लिमिट बता दिए कि 12% लिमिट है, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट है तो अलाउ किया जाएगा 12, पहले तो पूरा डिसअलाउ कर दिया ना, अलाउ किया जाएगा 12%, और अगर 12% से कम है तो जो एक्चुअल है उतना ही अलाउ किया जाएगा। तो यहां लिख लेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट, और बी मैक्सिमम लिमिट कितना, 12% ऑफ कैपिटल, है ना। मैक्सिमम रेट क्या अलाउ किया जाएगा, एज पर टैक्स 12% अलाउ किया जाता है। बोल दिया 15% के हिसाब से इंटरेस्ट था, तो 15% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट हो तो पहले डिसअलाउ किए, और यहाँ 12% के हिसाब से कितना आएगा, अगर 15% उतना तो 12 कितना है, यूनिटरी करो, है ना, मतलब 15% के हिसाब से 30,000 इंटरेस्ट था मिस्टर एक्स का, तो 30,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 12, बस 12 का आ जाएगा यूनिटरी। तो ये आपका अलाउ करोगे। अब इसमें से क्या, लोएस्ट, जो लोएस्ट है वो अलाउ करोगे। तो सिंपल बात है, कितना एक्चुअल इंटरेस्ट है, और लिमिट 12% से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, डीड में है तभी अलाउ करोगे, डीड में नहीं है तो साइलेंट है तो अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। यस, तो बस ये अब माइनस कर दो, और ये माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा बुक प्रॉफिट। क्या मिलेगा, बुक प्रॉफिट, ठीक है। अब इस बुक प्रॉफिट से अब रेमुनरेशन अलाउ करेंगे, इस बुक प्रॉफिट से क्या अलाउ करेंगे, लेस करेंगे, पार्टनर्स रेमुनरेशन अलाउड, पार्टनर्स
रेमुनरेशन अलाउड एज पर टैक्स, ठीक है। कितना अलाउ करोगे यहां भी लिख लेते, एक एक्चुअल रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का एक्चुअल कितना रेमुनरेशन था है, और एक लिमिट है, ये लिमिट नोट में करेंगे, एंड मैक्सिमम लिमिट फाइंड करेंगे नोट 1। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट नहीं करके यहीं पे लिख दिए 12% से ज्यादा एज पर टैक्स रूल अलाउड नहीं किया जाएगा, बट पार्टनर्स रेमुनरेशन ये सब के लिए सेक्शन है अलग से, ठीक है, वो अभी नहीं लिख रहे हैं, रहने दो। तो मैक्सिमम लिमिट कितना, एक कैलकुलेशन करेंगे कितना होता है वो सीखेंगे, और इसमें से लोएस्ट, इसमें जो लोएस्ट है वही अलाउ किया जाएगा, जैसे इंटरेस्ट में था। अब ये अलाउ किए तो माइनस कर दो, बस हो गया। ये आपका फार्म के लिए बिजनेस इनकम, 4 हेड्स है ना, बोले ना सैलरी फार्म का होता नहीं, फार्म कहाँ से सैलरी कमाएंगे, सैलरी उल्टा देता है एम्प्लॉयज को, फिर पार्टनर्स को भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस है फार्म के लिए, लेकिन इनकम तो नहीं। तो 5 हेड्स नहीं हो सकता फार्म के लिए, 4 हेड हो सकता है। एक तो बिजनेस प्रोफेशन, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्म, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम एंड प्रोफेशन ऑफ फार्म, ठीक है। फार्म का यह क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। अब ये जो बिजनेस प्रोफेशन इनकम, इसके साथ आगे बाकी जितना हेड्स है वो ऐड करोगे अदर हेड्स ऑफ इनकम, इफ एनी, है ना, एक्सेप्ट क्या बोले थे, सैलरी छोड़ के। फार्म का सैलरी इनकम हो ही नहीं सकता है, लेकिन डिपॉजिट था इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को लोन दिए थे इंटरेस्ट मिल सकता है ना, इन्वेस्ट किए थे तो डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, कुछ भी इस तरह इनकम है। एसेट्स बेचे तो कैपिटल गेन हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन जैसे 4th सेमेस्टर में सीखे थे, अदर सोर्सेस याद करो, वो सब इनकम आता था, वो सब इनकम है तो जोड़ लेना। जोड़ लोगे तो क्या, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, समझ में आया। अब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम, इससे लेस कर दोगे, याद करो 80C से 80U, लेकिन 80C 80D ये सब डिडक्शन मिलेगा नहीं, वो तो इंडिविजुअल HUF के लिए मिलता था, कुछ तो सिर्फ इंडिविजुअल, ये तो फार्म है ना, तो फार्म के लिए मेनली 80G है ना, वो नहीं 80G से लेके कुछ आगे और भी है, बहुत सारे डिडक्शन मिलता है, लेकिन मेनली आप लोगों का 1-2 डिडक्शन दे सकता है, तो लिखते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। जो 80C से 80U डिडक्शन होता था, समझ लेना, वही लिख लेना। अब हाँ, इंडिविजुअल है तो 80C से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें 80G से स्टार्ट होगा, समझ लो, ठीक है। तो ओके, तो ये माइनस कर देना, और माइनस करोगे तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम, इनकम ऑफ फार्म, ठीक है। फार्म का ये जो इनकम, ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, यस। तो ये फर्स्ट पार्ट सीखे, एक फार्म है, पार्टनरशिप फार्म है, उनके लिए इनकम कैलकुलेशन कैसे करोगे। ऑब्वियसली फार्म है तो बिजनेस प्रोफेशन, तो बिजनेस प्रोफेशन का जो इनडायरेक्ट मेथड था, नेट प्रॉफिट से बैक कैलकुलेशन करके एडलेस करके रिकॉन्साइल करते थे, टैक्स प्रॉफिट फाइंड करते थे, एक प्रकार का ये टैक्स प्रॉफिट आ गया, है ना। ये जो आया एडजस्टेड स्टॉक की ना, टैक्स प्रॉफिट आ गई, मोरलेस आ गया। तो इसके बाद पार्टनर्स रिलेटेड कुछ आएगा, बिजनेस प्रोफेशन इतना ही करते थे, पार्टनर्स का आ गया रेमुनरेशन, सॉरी पहले इंटरेस्ट अलाउ करोगे, लेकिन लिमिट है कितना, 12%। हाँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में देता है कि जो नेट प्रॉफिट, इसमें एडिशनल इंटरेस्ट है कितना, कुछ अमाउंट, तो सिर्फ एडिशनल ऐड बैक कर लो और लेस नहीं करना है, लेकिन एक्चुअल भी दे दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिए, तो एक्चुअल डिसअलाउ करोगे यहाँ, और इसमें 12% तक लिमिट अलाउ करोगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डीड में 10% है, तो जितना डिसअलाउ किए थे उतना ही अलाउ हो जाएगा, क्योंकि 12% से नीचे है ना।
हाँ, और एक अगर वो डीड में नहीं है तो उनका पहले तो अलाउ डिसअलाउ किए थे और बाद में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि डीड में है नहीं, अलाउ नहीं करोगे। वो नहीं लिख रहे बस एक्चुअल इंटरेस्ट और 12% ध्यान में रखना, और डीड में साइलेंट है तो अलाउ नहीं करेंगे। ओके, नोट में हम लिख के नहीं दे रहे, ये बार बार हम बोल रहे हैं, बस अगर लिखना है तो लिख लेना आप कॉपी में। ओके, नो पार्टनर्स रेमुनरेशन में भी लिमिट है, ये नोट कैलकुलेशन करेंगे अभी। तो एक्चुअल कितना रेमुनरेशन, रेमुनरेशन में पार्टनर सैलरी भी है, कमीशन भी है, सब मिला के आ जाएगा, बोनस एक्सेट्रा। और इसमें मैक्सिमम लिमिट एक कैलकुलेशन करेंगे, और इसमें से जो लोएस्ट है, ये दोनों में से जो लोएस्ट है वो माइनस कर दो, इतना रेमुनरेशन अलाउ किया गया। ठीक है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस माना जाएगा। सर तो इंडिविजुअली पार्टनर्स के लिए इनकम माना जाएगा, यस। पार्टनर्स का पूछेगा कि इसमें से पार्टनर्स का कितना इनकम टैक्सेबल होगा, वो आगे करेंगे, पहले फर्म का कर लेते। तो आगे आपका प्रोफेशन इनकम, बिजनेस इनकम ऑफ पार्टनर्स, सॉरी फर्म। इसके बाद अदर हेड्स है, जोड़ लोगे, डिडक्शन माइनस करोगे तो टैक्सेबल इनकम, राइट। अब कैलकुलेशन से पहले सॉरी नोट 1 करते हैं, रेमुनरेशन। नोट 1, नोट 1, मैक्सिमम रेमुनरेशन क्या फाइंड करोगे, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स रेमुनरेशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स रेमुनरेशन। तो इसमें क्या है देखते, टोटल पार्टनर, इंडिविजुअल नहीं, टोटल रेमुनरेशन का एक लिमिट इसमें बता दिए। पहले देख लो सबको टोटल कितना पे किए, तो एक्चुअल लिख लिए थे। अब यहाँ पॉइंट ए मैंने ऊपर लिखे थे, कमीशन बोनस एटसेट्रा इंक्लूड होगा ना, सैलरी कमीशन, वो मिला के टोटल रेमुनरेशन देख लो। अब लिमिट कैसे करोगे, ये भी डीड में होना चाहिए, तभी एक्टिव पार्टनर्स है उनको रेमुनरेशन दे रहे तो भी आएगा, ठीक है ना। यस, साइलेंट है तो नहीं करोगे। अब आ जाते क्या बोल रहे हैं रूल, ये बुक प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, यहां लिखे ना, इसमें देखो एक ये बुक प्रॉफिट लिखे थे ना, यस, दिस बुक प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, इस पे डिपेंड करेगा कैलकुलेशन। तो इफ there was a loss, ठीक है, और no sufficient book profit, ठीक है, लॉस में रन कर रहे हैं, फर्म का लॉस आ गया, बुक प्रॉफिट है नहीं इसमें, तो इस केस में रेमुनरेशन देंगे नहीं, क्या नहीं देंगे, कितना देंगे ना, मैक्सिमम ₹1,50,000 टोटल, मतलब इंडिविजुअल नहीं, सब मिला के रेमुनरेशन इज अलाउड। अगर एक्चुअल 150 से ज्यादा दिए तो 150 तक अलाउ किया जाएगा, और 150 से कम दिए तो जितना दिए अलाउ किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। 150 तक मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ कुछ चेंजेस है, मतलब रिसेंट अमेंडमेंट है, अगस्त से आया, जुलाई में ही हुआ, अगस्त से आया, अगस्त 24। तो ऑब्वियसली जो अमेंडमेंट है ना, तो इसको उसको लेके अभी हम नहीं बोल रहे हैं, अभी अमेंडमेंट से पहले क्या था बता रहे हैं, ठीक है। एकदम लास्ट एग्जाम से पहले मैंने कुछ भी मैंने ऐसे करते हैं, जितना भी अमेंडमेंट अप्लाई होगा वो सब देख हम बता देंगे आपको। फिलहाल इसको लिख के रखो, बी क्या अमेंडमेंट वो भी लिख के दे देंगे आज, ठीक है ना। तो इफ देयर इज ए लॉस तो कितना देंगे, मैक्सिमम 150 टोटल रेमुनरेशन अलाउ किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है, इफ सफिशिएंट बुक प्रॉफिट, तो टोटल रेमुनरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम अप टू, फर्स्ट पार्ट, अप टू ₹3 लाख बुक प्रॉफिट, अप टू 3 लाख बुक प्रॉफिट कितना करोगे। इसमें हाईएस्ट देखेंगे, क्या चीज का हाईएस्ट ना, हाईएस्ट ऑफ ₹150 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, ठीक है। जो भी हाईएस्ट आया वो लिख लेंगे,
सर एक बार समझा दीजिए। किसी का मतलब एक फार्म का 2 लाख बुक प्रॉफिट है तो अप टू 3 लाख के अंदर है, तो 2 लाख पे 90% करो 180 और 150, तो इसमें से क्या लेंगे हाईएस्ट, तो 180 150 में से हाईएस्ट कितना 180 हो जाए, तो मैक्सिमम लिमिट 180। मान लो एक फार्म का प्रॉफिट है बुक प्रॉफिट कितना है 5 लाख, तो 3 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो 3 लाख पे 90 अभी फिलहाल करेंगे, 3 लाख पे 90% 270 और 150, तो हाईएस्ट कितना 270 हो जाएगा। अब अगर बुक प्रॉफिट 1,60,000 है तो 160 पे 90% करोगे तो 1,44,000 और 150 विच एवर इज हाईएस्ट 150, तो 150 हो जाएगा। बस 3 लाख बुक प्रॉफिट या उससे कम है तो क्या करोगे, 3 लाख पे 90 कम है तो जितना है उस पर 90% करोगे, और 3 लाख से ऊपर हो गया तो 3 लाख पे 90% करोगे अप टू 3 लाख, है ना। और 3 लाख से जितना एक्स्ट्रा हो गया अबव 3 लाख बुक प्रॉफिट, ₹3 लाख बुक प्रॉफिट एज पर टैक्स रूल, ठीक है। अब 3 लाख बुक प्रॉफिट 60% ऑफ एक्सेस बुक प्रॉफिट, मतलब 3 लाख से कितना एक्सेस है उस पर 60% कर लो। अगर 5 लाख था तो 5 लाख में से 3 लाख पे तो कर लिए, फिर 3 लाख पे 90% 270 150 में से हाईएस्ट कितना 270 लिख लो, और 5 लाख बुक प्रॉफिट तो 3 लाख से कितना एक्स्ट्रा 2 लाख, तो 2 लाख पे 60% कर लो 1,20,000। अब दोनों को जोड़ लो, हो गया टोटल रेम्यूनरेशन, ये हो गया लिमिट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन, राइट। तो ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, राइट। तो पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा। अगर फॉर्म लॉस में रन करे, बुक प्रॉफिट जो आया वो लॉस आया, तो इस केस में 1,50,000 तक टोटल रेम्यूनरेशन इस साल में अलाउ किया जाएगा। टोटल रेम्यूनरेशन सभी पार्टनर्स का मिला के, और उससे ज्यादा नहीं, इंडिविजुअल नहीं, टोटल। और फिर ये किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा अभी नहीं देखना, वो बाद में करेंगे। फिलहाल कितना एक्सपेंसेस अलाउ होगा देख रहे हैं, ठीक है ना, टैक्स में, ये टैक्स रूल के हिसाब से। और अगर बुक प्रॉफिट है सफिशिएंट, तो इस केस में देखोगे 3 लाख तक बुक प्रॉफिट है तो उस पर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 150 जो हाईएस्ट ले लेना, और 3 लाख से एक्स्ट्रा बुक प्रॉफिट हो गया तो जो एक्सेस है वो एक्सेस पे कितना 60% कर लेना, तो मैक्सिमम लिमिट मिलेगा। अब समझ में आ गया। ये जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ लिखे ना, मैक्सिमम लिमिट, ये कैलकुलेशन कर लो और एक्चुअल कितना तो देख लो। इसमें से जो लोएस्ट है उतना ही अलाउ किया जाएगा एज रेम्यूनरेशन, राइट। तो ये बुक प्रॉफिट से माइनस करोगे, प्रोफेशन का बिजनेस इनकम आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग सीखेंगे टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, राइट। यस, नाउ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी सेकेंड पार्ट में चेंज कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट ना, टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म, ठीक है। एक चीज स्पेसिफिक कुछ है, कैपिटल गेन एटसेट्रा था ना, उसमें जैसे स्पेसिफिक रेट था। अदरवाइज क्या करते थे, इंडिविजुअल में स्लैब फॉलो होता था। सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसके लिए कुछ और था, अप टू 250 नहीं ले, ओल्ड रिजिम 250 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से अब था ना, वो स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन करते थे। बट इनके सब फार्म इस तरह स्लैब कुछ नहीं है, कुछ बेसिक एग्जाम्पशन नहीं है, तो 250 तक टैक्स नहीं देना होगा। 1 लाख भी इनकम है तो 1 लाख पे टैक्स देना होगा फ्लैट रेट से, ठीक है ना। तो क्या रेट से टैक्स देना होगा, इसको प्रोग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव बोलते थे इसमें, लेकिन इस इनका यहाँ फार्म में प्रोग्रेसिव बोल के नहीं है, फ्लैट रेट देना होगा, 30% टैक्स देना है। तो क्या रेट से, टैक्स ऑन टोटल इनकम, हाँ अगर स्पेसिफिक है उसमें तो कर लोगे, इसमें स्पेसिफिक नहीं है तो टोटल इनकम पे 30% टैक्स कर लो, ठीक है। तो इसके लिए फ्लैट रेट है, 1 लाख है तो भी 30%, 10 करोड़ है तो भी 30% टैक्स टोटल पे कर लोगे, राइट। हाँ स्पेसिफिक कैपिटल गेन है तो उसमें 20% लगता है, कैप, और इसमें कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स उसके इसमें कुछ रूल है ना, तो वो सब अलग है। बट अदरवाइज टोटल पे कितना 30% कर लोगे। अगर स्पेसिफिक है उसका अलग से कर लो, फिर
ये कर लो, हो गया टैक्स। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे सरचार्ज, रिबेट इसमें नहीं देखोगे, सरचार्ज। सरचार्ज कितना होगा ना, 12% ऑफ टैक्स, ये जो अब टैक्स आया ना, इफ कंडीशन, इफ टैक्सेबल इनकम above ₹1 करोड़, फर्म के लिए 1 करोड़ से अबव है तो फ्लैट 12% सरचार्ज, ये जो टैक्स आया इस पे 12% सरचार्ज ऐड कर लोगे, राइट, ये ऐड कर लेना। और अगर 1 करोड़ से कम है तो फिर सरचार्ज नहीं जोड़ोगे, 30% जो टैक्स था वही देखो, ठीक है। अब सरचार्ज आने से एक रिलीफ मिल सकता है, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स AMT कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से अगर रिलीफ मिलेगा, सरचार्ज है तभी आएगा, नहीं तो नहीं। लेस करोगे MTR, मार्जिनल टैक्स रिलीफ, ये तभी आता है जब सरचार्ज है, सरचार्ज नहीं है तो MTR भी नहीं आएगा। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स कैलकुलेशन होगा, उसके हिसाब से देखेंगे MTR मिलेगा या नहीं। MTR फुल फॉर्म होता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ, लेकिन ये रिलीफ तभी मिलेगा अगर सरचार्ज है, सरचार्ज है तभी करोगे, अदरवाइज इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, राइट। तो फिर ए लेस कर दो, टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% होता है, 4% ऑफ अबव टैक्स, मतलब MTR लेस करके जो बैलेंस है उस पर, MTR नहीं है, सरचार्ज नहीं है, तो जो टैक्स 30% है तो उस पर ही करोगे हेल्थ एजुकेशन सेस, ये तो करना ही है आपको, टैक्स है तो करना ही पड़ेगा। ऐड करके टैक्स लायबिलिटी, फर्म का टैक्स लायबिलिटी आ गया। और कुछ TDS है, फर्म का इनकम से कोई TDS काट लिए थे, TDS ये लेस करोगे। और एडवांस टैक्स भी है, कुछ पे किए थे तो ये भी लेस कर दोगे तो मिल जाएगा नेट टैक्स पेबल, ठीक है। पॉजिटिव है तो पेबल, नेगेटिव है तो रिफंडेबल। तो ये कैलकुलेशन करना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए फर्म। टोटल टैक्स, टोटल इनकम जो आया उस पर 30% की सबसे फ्लैट रेट टैक्स फाइन करोगे। इसमें नहीं ना कि बेसिक एग्जाम्पशन सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, ऐसे उसमें देखना नहीं है, ओके। और इसके बाद सरचार्ज ऐड कर लोगे, अगर ऐड करोगे कंडीशन है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है तभी उसमें सरचार्ज ऐड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। और सरचार्ज ऐड होने से MTR आ सकता है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिल सकता है, और अगर सरचार्ज नहीं है तो MTR नहीं आएगा, राइट। फिर तो ये हो गया आपका 30% के हिसाब से आ गया। फिर उसमें हेल्थ एजुकेशन से जोड़ लोगे, 4% अब जोड़ लेते, टैक्स लायबिलिटी, TDS है, एडवांस टैक्स है, माइनस कर दो, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, ओके। अच्छा, हाँ बोले थे ना अमेंडमेंट है, रेमुनरेशन में एक अमेंडमेंट है, और वो जुलाई एंड में हुआ तो अगस्त से वो इम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। तो वो अमेंडमेंट अब अगस्त से किए इम्प्लीमेंट किया गया, तो एक बार देख लेते क्या है अमेंडमेंट, लिख लेते, ठीक है। Amendment in remuneration, amendment in partners remuneration, क्या अमेंडमेंट आया है? एक ये जो 150 था ना वो 3 लाख हो गया, और ये जो अप टू 3 लाख देखते थे ना 150, ये नहीं है, यहाँ ऐसे दिए अप टू ₹6 लाख, मतलब बुक प्रॉफिट सफिशियंट है इस केस में, अप टू 6 लाख बुक प्रॉफिट कितना लेंगे, ₹3 लाख, और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट इसमें से हाईएस्ट लेंगे,
उसमें क्या था 150 और 90%, 3 लाख था ना अप टू बुक प्रॉफिट, इसमें 6 लाख कर दिए, डबल कर दिए। तो क्या किया, अप टू 6 लाख बुक प्रॉफिट, उसमें 3 लाख बुक प्रॉफिट, 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, हायर वो लेते थे, इसमें डबल कर दिए, एकदम डबल। देखो 6 लाख बुक प्रॉफिट तक दिख रहे हैं, उसमें 3 लाख और 150 की जगह 3 लाख हो गया, और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट एज इट इज है, जो हाईएस्ट वो लेना, और अबव 6 लाख जितना उस पर 60%, एंड अबव 6 लाख, अबव 6 लाख बुक प्रॉफिट कितना परसेंट करोगे, 60% ऑफ एक्सेस, जो 6 लाख से एक्सेस है, ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट। ये हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट, राइट। अब इसमें एक चीज और लिख दिया गया, अगर किसी को पार्टनर्स को रेमुनरेशन में कमीशन मिला, तो इस केस में 20,000 से अबव किसी इंडिविजुअल को कमीशन मिला तो उनसे टीडीएस 10% काटना पड़ेगा फार्म को, वो तो 10% काटना पड़ेगा, उनके लिए रूल्स है, प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन जितना रेमुनरेशन दिए थे एक्चुअल, तो पहले डिसअलाउ करोगे, बाद में लिमिट कैलकुलेशन करके अलाउ करोगे, राइट। बट यह है कि अगर किसी को इंडिविजुअली रेमुनरेशन में कमीशन मिला कितना, 20,000 से ज्यादा और ज्यादा, तो इस केस में टीडीएस 10% उनसे काट के ही उनको रेमुनरेशन पे करना होगा, ठीक है, यस। बट यहाँ जितना भी रेमुनरेशन हो अलाउ करोगे लिमिट के हिसाब से, राइट, यस। तो ये अमेंडमेंट है, लेकिन फिलहाल आप लोग पुराना ये सीखोगे, पुराना मतलब ये जो 3 लाख अप टू 3 लाख 150 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, इसमें से क्या हाईएस्ट लेंगे, और अबव 3 लाख हो गया तो 60% ऑफ एक्सेस बुक प्रॉफिट जो आएगा वो लिख लेंगे, ठीक है। और बस हो गया आपका रेमुनरेशन। और सेकंड, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेशन, ये था कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए फार्म, और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्लियर है ना, यस। तो हम लोग आज हम लोग सिर्फ इतना ही सीखे, एक टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन कैसे करोगे और टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, राइट। और बाकी 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, 2 देखते हैं, 2 या 1 क्लास में कितना कैलकुलेशन हो पाता है, 1 क्लास में भी हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन ही तो है, उसमें आधा करके देंगे, आधा आप लोग करोगे, हो जाएगा, ठीक है, यस। तो हम लोग आज का क्लास इतना सीखे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका रिमेनिंग।